आज के एक्सप्लेन में बात करते हैं फिल्म एक दूजे के लिए। एक ऐसा प्रेम जहां प्रेमी मर जाते लेकिन प्रेम अमर हो जाता। यदि प्रेम में कोई हार कर अपना रास्ता बदल ले तो दुनिया कहती वो जीत गया, और कोई जीत जाता है तो दुनिया कहती वो हार गया। कहानी शुरू होती गोवा के पणजी में। शहर से दूर समुद्र तट पर एक सूना खंडर दिखाया जाता। इसमें किसी नौजवान लड़के और लड़की की आवाज़ें गूंजती है, लेकिन अंदर जाने पर यहाँ कोई नहीं मिलता। ये आवाज़ें तो गुजरे ज़माने के प्रेमियों की है। उनकी यादों में इस खंडर की दीवारें, छत और एक एक ईंट मानो उनके प्रेम की गाथाएं सुना रहे हो। दीवारों में कहीं कहीं सपना और वासु लिखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता जैसे इन्हीं की कहानियाँ गूंज रही हो। एक पल के लिए तो ये लगता है जैसे ये खंडर हर आने जाने वालों से कहता कि उस हादसे को आज तक नहीं भुला पा रहा जिसमें सपना और वासु हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। ये दीवारें, ये छत, ये ईंटें, ये सब कहना चाहती कि वो आज भी सपना और वासु का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पणजी में समुद्र किनारे दो परिवार रहते हैं। शिवराम कृष्ण जो शिपिंग कॉरपोरेशन के ऑफिस में ऑडिट बाबू है, और वो मद्रासी ब्राह्मण है। साथ में इनकी पत्नी और बेटा वासु रहता। हालांकि वासु कुछ दिन से किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा। वहीं उनके पड़ोसी डॉक्टर कुंदन लाल जो कॉलेज में प्रोफेसर है। परिवार में उनकी पत्नी और बेटी सपना, ये उत्तर भारतीय और नॉन वेजिटेरियन है। और इसी बात पर सपना की माँ और वासु के पिता के बीच अक्सर बहस होती रहती। एक दिन सपना बुक स्टॉल पर किताबें लेने जाती है, लेकिन उसकी पसंद की किताब नहीं मिलती। बुक सेलर सपना को कोई दूसरी किताब का नाम सुझाता है। सपना मना करती, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे देखने को कहता। जब वो देखती तो उसमें नग्न तस्वीर थी। सपना उस किताब को उसी के मुंह पर मार देती और कहती, क्या ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है? ये सुन वह लड़का आग बबूला हो जाता, लेकिन कर भी क्या सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन वासु नौकरी से घर आ रहा है। पिताजी खुश होते, लेकिन ये सुन बहुत दुख होता है कि वो नौकरी छोड़कर घर आया है। अब सीन चेंज होता है। सपना साइकिल से कॉलेज जा रही थी और रास्ते में वही बुक स्टॉल वाला लड़का सुनी रोड पर बाइक से उसका पीछा करता। तभी आगे रोड पर वासु मिल जाता है। सपना उसके पास जाकर साथ साथ चलने लगती और ये बता देती कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा। हालांकि वासु और सपना एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो वासु के साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करती ताकि उसका पीछा करने वाले लड़के को ये लगे कि सपना अकेली नहीं है। वो ये देख सपना का पीछा छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन सपना गेट पर लगी डाक पेटी खोलती जिसमें कुछ लेटर्स थे, लेकिन वो रामकृष्ण के नाम के थे। गलती से कुंदन लाल के घर आ जाते। सपना उन लेटर्स को रामकृष्ण के घर देने जाती तो वहाँ वासु मिल जाता, और यहीं पर उनको पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। सपना लेटर देकर अपने घर वापस आ जाती। हालांकि दोनों तरफ प्रेम की हलचल होने लगती है, लेकिन वासु को हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता, सिर्फ हिंदी में बात कर सकता, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश करते। अगले दिन सपना उसी बुक स्टॉल पर हिंदी तमिल ग्रामर बुक लेने जाती ताकि वो अपने मन की बात लेटर के माध्यम से भी कर सके। आज फिर वही लड़का बुक स्टॉल पर मिलता। सपना उससे बात नहीं करती, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसे किताब दिखाता। सपना इस बार उसके मुंह पर तमाचा मार देती। दरअसल इस बार उसने उसी फोटो को एडिट कर उस नग्न तस्वीर पर सपना का चेहरा लगा दिया था। अब वासु सपना की दोस्ती भी बढ़ने लगती है और अक्सर दोनों साथ साथ वक्त बिताने लगते हैं। हालांकि ये बात उनके घर वाले नहीं जानते हैं। एक दिन समुद्र किनारे दोनों घूमने जाते हैं। यहाँ एक खंडर भी है और इसी खंडर में वो अपने प्रेम के प्रसंग लिखने लगते हैं। अब वासु को लगने लगा था कि सपना भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि वो, और इसलिए वो रोमांस करने की कोशिश करता। लेकिन सपना को वासु की यह हरकत बहुत बुरी लगती। उसे वासु से नफरत होने लगती और वहाँ से चले जाती। लेकिन ये रूठना भी शायद प्रेम ही है। जब सपना कुछ दिन के लिए नहीं मिलती तो वासु को अपनी गलती का एहसास होने लगता। हालांकि सपना को भी दुख होता है कि इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होना था। उन दोनों को ये वियोग झेलना बहुत कठिन लग रहा था, और जब मिलते हैं तो प्रेम और दुगना हो जाता है। और इस बार वो कहीं दूर शहर पर निकल जाते। दिन ढलकर कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और आते समय रास्ते में बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। तभी उस रास्ते एक कार आती दिखाई देती है। सपना उस कार से लिफ्ट लेती है। कार के रुकने पर सपना ड्राइवर से कुछ बोलती। उससे पहले वासु बोलता कि हम हनीमून पर वास्को डिगामा गए थे। तभी गाड़ी में इंडोर लाइट चालू होती, लेकिन इसमें कोई और नहीं, खुद सपना के पिताजी थे। वो वासु और सपना को बहुत डांटते और सपना को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर घर ले जाते। जब बातें जग जाहिर होने लगती है तो प्रेम की डोर और मजबूत हो जाती। अब तो चाह कर भी कोई उनको दूर नहीं कर सकता है। इधर वासु अपनी माँ को सपना के बारे में बताता, जिस पर उसकी माँ बहुत नाराज़ हो जाती क्योंकि वो ब्राह्मण है और एक मांसाहारी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। एक दिन बुक स्टॉल वाला लड़का सपना और वासु के मिलन और प्रेम प्रसंग वाली फ़ोटो सपना की माँ को दिखा देता है। ये देख सपना की माँ और गुस्सा हो जाती।
दरअसल वो लड़का हमेशा उनका पीछा करता रहता और मौका मिलने पर उनकी फ़ोटो भी खींच लेता। सपना उसकी माँ से कहती, फ़ोटो अच्छी है, इसे 10 रुपये देकर दफ़ा कर दो, अगर फ़ोटो रंगीन होती तो और अच्छा होता। इस पर उसकी माँ उसे तमाचा मार देती और अब तो खुद सपना की माँ उसे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक लेने और छोड़ने जाती है। वासु बहुत कोशिशें करता लेकिन सपना की माँ उसे मिलने ही नहीं देती। और एक दिन वासु कॉलेज के हाफ ब्रेक में सपना को लेकर एक बिल्डिंग के लिफ्ट में बंद हो जाता। पूरे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती। जब लोगों को समझ नहीं आता तो पुलिस बुलाना पड़ती। और अब तो ये बात दोनों परिवार को पता चल जाती और अब दोनों अपने अपने घर बता देते कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी भी करेंगे। इधर सपना को उसके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो वासु खुद उसके घर चले जाता और सपना की माँ के सामने उसे किस कर लेता। सपना की माँ कहती है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों न गई। अब तो दोनों परिवार उनको समझाने की कोशिश करते लेकिन कोई हल नहीं निकलता। रामकृष्ण वासु से कहता, तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो और एक मांस खाने वाली लड़की से शादी करोगे। इस पर सपना कहती, मैं अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। लेकिन किसी को ये बात रास नहीं आती। अब वासु कहता है, तो ठीक है, यदि ये त्याग नहीं है तो मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा। रामकृष्ण को अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर उसके आत्मसम्मान को जो ठेस लगती है। इस पर वो कहते हैं, इस उम्र का प्रेम होता ही क्या है, ये तो सिर्फ वासना है। हालांकि ये शब्द पीढ़ियों से हर बाप दोहराता आ रहा और ये पुण्य भी पीढ़ियों से हर बेटा करता आ रहा। सपना सबसे कहती है कि हमारा प्यार सच्चा है और ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर जगन्नाथ अपनी राय रखता और कहता है, यदि 1 साल के लिए इन दोनों को अलग कर दिया जाए और फिर भी एक दूसरे को वैसा ही चाहेंगे जैसा आज, तो फिर भले ही इनकी शादी करा देना। लेकिन वासु कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं। इधर सपना की माँ भी नहीं मानती। वो कहती है, जगन्नाथ का क्या, इसका परिवार भी नहीं, जो मन में आता वो बक देता। हालांकि ये बात दोनों परिवार मुश्किल से मान जाते और एग्रीमेंट साइन करते हैं। सपना की माँ कहती, मैं 1 साल के लिए इन दोनों को मिलने नहीं दूंगी और बात भी नहीं करने दूंगी। वासु उस एग्रीमेंट की कॉपी जो 19 दिसंबर 1978 से 18 दिसंबर 1979 तक का है, उसे अपने पास रख लेता और वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाता। लेकिन कुछ दूर जाकर वापस आ जाता और रात में सपना से मिलने उसके घर जाता, लेकिन सपना उसकी तरफ देखती भी नहीं। दरअसल वो अपना वचन, अपना एग्रीमेंट पूरा करेगी और वासु को समझाती है कि हमारा प्यार इतना कमज़ोर है कि तुम उसके लिए एग्रीमेंट पूरा नहीं कर सकते। वो कहती, यदि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते तो मेरी तस्वीर अपनी आँखों में कैद कर लो और ये समझ लेना कि हमारी ज़िंदगी में 365 दिन आए ही नहीं, हमें ये बर्दाश्त करना होगा। अब वासु भी सपना से बिना बोले जाने लगता है। साथ ही एक टेप रिकॉर्ड करके उसके दरवाजे पर छोड़ जाता, जिसमें रिकॉर्ड था कि बिना तुम्हारे एक दिन भी नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हारे नाम हर दिन एक पत्र लिखूंगा लेकिन पोस्ट नहीं करूंगा, और जब एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो वह सारे पत्र तुम्हारे चरणों में रखूंगा। वासु वहां से चला जाता और हैदराबाद में उसके पिता के दोस्त हरी बाबू, जो एक ऑडिटर है, उसी के ऑफिस में काम करता और उसी के साथ रहता। एक दिन सपना की मौसी का लड़का चक्रम सपना के घर आता। सपना की माँ उसे अपनी बेटी की सारी हकीकत बता देती और चक्रम से कहती, तू अपनी ऐसी मर्दानगी दिखा कि जब तक वासु लौट कर आए सपना उसे पूरी तरह भूल जाए। हालांकि चक्रम कोशिश करता लेकिन सफलता से मीलों दूर। एक दिन उसकी माँ सपना के कमरे में आती, जहाँ वो देखती कि कमरे की चारों दीवारों पर वासु का नाम लिखा है। शायद ही कोई जगह खाली बची हो। अब तो उसे अपनी बेटी पर और अधिक गुस्सा आने लगता है। इधर जहाँ वासु रहता वहाँ भी एक लड़की आती रहती। शायद वो उसी कंपनी में काम करती लेकिन अभी तक शादी नहीं की, और वो वासु पर डोरे डालती रहती लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन वासु हरी बाबू के साथ उसके दोस्त डैनी के घर जाता, जहाँ डैनी और उसका गोवा वाला दोस्त राम सिंह ड्रिंक कर रहे थे। हालांकि वासु ड्रिंक नहीं करता, इसीलिए वो पार्टी से बाहर चले जाता। बाहर उसकी मुलाकात डैनी की बहन संध्या से होती, जो विधवा है। हवाई दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। संध्या के जीवन में भी उसके अपने दुख है। खैर, कोई तो है वासु जैसा। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती और फिर दोस्ती हो जाती। संध्या हिंदी भाषी थी, इसलिए वासु उससे हिंदी सीखने का प्रस्ताव रखता। संध्या उसकी बात मान लेती और समय मिलने पर वासु को हिंदी सिखाती रहती। एक दिन सपना वो टेप रिकॉर्ड सुन रही थी, तभी उसकी माँ उस रील को जला देती। साथ में वो फ़ोटो भी जला देती जो सपना के पास वासु की पहली और आखिरी थी। सपना उसकी निशानियों को आसानी से नहीं मिटने देती। वो उस जले कागज़ को चाय में घोल कर पी जाती है। एक बार सपना की कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप मैंगलोर जूलॉजिकल प्रोजेक्ट के लिए जाता, जिसमें सपना भी है। लेकिन कभी न पीछा छोड़ने वाला उसका साया चक्रम भी पीछा करता करता मैंगलोर में उस होटल तक पहुंच जाता जहां सपना रुकी थी। इधर वासु भी सेम टाइम कंपनी के काम से मैंगलोर गया था। संयोग से वो भी उसी होटल में ठहरता जहां सपना थी। वासु सपना को देख लेता लेकिन वो उस समय बात नहीं कर पाता। जब वासु काम से वापस आता तो सपना के रूम में किसी लड़के की आवाज़ सुन उसके रूम तक जाता
तो यहाँ उसे चक्रम मिलता। वासु चक्रम से सपना के बारे में पूछता है। वो बताता है सपना अपने काम से गई है। जब चक्रम से पूछता है कि तुम कौन हो, इस पर वो बताता मैं सपना का होने वाला पति हूँ और बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। कान का कच्चा वासु बहुत ही आसानी से चक्रम की बात पर यकीन कर लेता। अब तो वो बस सपना से जानना चाहता आखिर उसने ये एग्रीमेंट क्यों ख़त्म किया। वासु जल्द से जल्द कंपनी का काम खत्म करता और होटल पहुंचता, लेकिन तब तक सपना गोवा के लिए निकल चुकी थी। वो पीछा करते करते उस बस तक चले जाता, लेकिन वहाँ सपना नहीं मिलती। जब वासु कॉलेज की लड़कियों से सपना के बारे में पूछता तो वो कहती सपना तो उसके होने वाले पति के साथ गई। ये सुन वासु को लगता कि यही हकीकत है। वासु हैदराबाद जाता और उसके नृत्य गुरु यानी संध्या को प्रणाम कर अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए उसके सामने तांडव करने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। संध्या ने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। वो उससे पूछती है तुमने हमेशा मुझसे कुछ बात छुपाई है। वो कहती क्या तुम अपना दर्द मुझे नहीं बता सकते? आखिर कौन सा दर्द छुपा रहे हो जो तुम्हारी आंखें अंगार उगल रही? इस पर वासु कहता सिर्फ आंखें नहीं, मेरा पूरा शरीर और आत्मा भी जल रही। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं दुख के भंवर में हूँ और सहारे की ज़रूरत है। मुझे ऐसा सहारा दीजिए जिससे मैं सारी यादें भुला पाऊँ। हालांकि सहारे की ज़रूरत तो संध्या को भी होती है। वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती और श्रृंगार यानी प्रेम की ओर बढ़ने लगती। ये बात संध्या के भाई डैनी को पता चलती है तो उसकी बहन की खुशी के लिए वो वचन दे देता कि तुम्हारी शादी वासु से होकर रहेगी। और अब वासु और संध्या अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देते। इस दौरान गोवा के बुक स्टॉल वाला वो लड़का जो अक्सर सपना का पीछा करता रहता था, वो संध्या और वासु को हैदराबाद में मिल जाता। वासु संध्या की ओर इशारा करता और उससे कहता ये मेरी मंगेतर है और गोवा में जाके बता देना मुझे भी शादी करना आती है। वो लड़का एक खबरी की तरह सपना के घर जाता और उसके परिवार वालों को बता देता कि वासु हैदराबाद में बहुत जल्द शादी करने वाला है। वो तो था ही आग में घी डालने वाला और एक के बाद एक वासु के बारे में जहर उगलता है। सपना उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर पानी फेंक देती और भागते हुए वासु के घर जाती। सपना वासु की माँ से कहती मैं ज़रूरी बात के लिए आई हूँ। कुछ बोले इससे पहले वासु की माँ उसे मुंह मीठा करने को मिठाई देती। सपना कहती ये मिठाई वासु की मंगनी की है, क्या ये सच है? उसकी माँ बोलती क्या वासु किसी और से शादी कर रहा है? ये नहीं हो सकता, वो हमें बताए बिना कैसे तय कर सकता? तुमने जो भी सुना वो झूठ है। इस पर सपना कहती झूठ वो नहीं, झूठ तुम हो। वासु की माँ कहती तुमने वासु को बहुत कम समझा, वो अपने वचन से कभी नहीं मुकरेगा। सपना को वासु की माँ पर यकीन हो जाता और मिठाई स्वीकार करके चले जाती। वासु क्या कर रहा है ये तो उसकी माँ को भी पता नहीं। एक दिन संध्या वासु के कमरे पर उससे मिलने जाती। उस समय वासु नहाने गया था। तभी संध्या की नज़र ड्रॉज पर रखे लेटर्स पर जाती जो सपना के नाम वासु रोज लिखता था। इन लेटर्स को पढ़ने मात्र से संध्या को वासु और सपना की प्रेम कहानी समझ में आने लगती है। आगे कदम बढ़ाने से पहले संध्या जानना चाहती थी आखिर इतना गहरा प्रेम तोड़कर सपना ने किसी और से शादी क्यों की होगी, और वासु को बिना बताए गोवा सपना से मिलने चले जाती है। संध्या सपना के घर जाती। उसी समय सपना कॉलेज जा रही थी। संध्या उसे अपना नाम बताती और कहती कि मैं हैदराबाद से आई हूँ और वासु की दोस्त हूँ। इतना सुनते ही वो कॉलेज जाना छोड़ देती और संध्या को अपने घर ले जाती। जब संध्या सपना के रूम में जाती तो यहाँ वो देखती शायद ही कमरे की कोई जगह छुटी होगी जहाँ वासु का नाम नहीं लिखा हो। संध्या के पूछने पर वो बताती है कि माँ ने बोला था 1 साल के लिए वासु का नाम भी जुबान पर नहीं लाना। उसी का जवाब मैंने पूरे कमरे में लिख दिया। संध्या कहती वासु मुझे सब कुछ बता चुका है, हम जब भी मिलते हैं तो सिर्फ आपकी बात होती है। सपना कहती आप दोनों इतने करीब हो गए कि मेरे बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया, तब तो एक दूसरे को छूते भी होंगे। संध्या कहती है हाँ, हम जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। ये सुन सपना संध्या के हाथ चूम लेती और पूछती है मेरा वासु कैसा है, हमारा एग्रीमेंट तो नहीं टूटेगा ना? संध्या ने सपना से उसकी शादी के बारे में पूछा तो सपना उसे उन सभी जगहों पर ले जाती है जहां वो अक्सर मिलते रहते थे और उन पत्थरों पर लिखी अपनी प्रेम की निशानियां बताती है और ये भी बताती है कि एग्रीमेंट ख़त्म होने के लिए एक एक पल काट रही। वो बस 19 दिसंबर का इंतज़ार कर रही जिस दिन उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और वासु उससे शादी कर लेगा। संध्या को खुशी इस बात की है कि उसने वासु से सिर्फ दोस्ती रखी और दुख इस बात का है कि ज़िंदगी फिर से उसे धोखा देने जा रही है। संध्या ने सपना को बिना अपनी शादी के बारे में बताए वहाँ से हैदराबाद के लिए निकल जाती है। अगली सुबह संध्या हैदराबाद जाती और वासु को अपने घर बुलाती। पियानो पर वो धुन हम बने तुम बने एक दूजे के लिए प्ले करती जो सपना और वासु गुनगुनाया करते थे। वासु समझ जाता है वो गोवा जाकर सपना से मिल कर आई है। वो पूछता है क्या बताया सपना ने। इस पर वो कहती है सब कुछ बता दिया, तुम्हारे प्रेम और एग्रीमेंट के बारे में और वो सारी जगह जहाँ तुम और सपना मिलते थे अपने प्रेम की निशानियाँ छोड़ते थे।
इस पर वासु कहता लेकिन ये नहीं बताया कि इससे पहले ही उसने किसी पैसे वाले से शादी कर ली। संध्या कहती उसने कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, तुमने किसी एरे गेरे की बात सुनकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। बेंगलोर में जो आदमी मिला वो सपना को चाहता लेकिन सपना उसे नहीं चाहती। वो तो आज भी तुम्हारे वापस आने की तारीख के एक एक पल गिन रही। इंतजार कर करके उसकी आंखों में नासूर पड़ गए। सपना तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं, वो एक एक मिनट भी तुम्हें नहीं भुला पाई और तुमने बड़ी आसानी से उसे भुला दिया। वासु कहता जब मुझे आवेश आता है तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, यही मेरी कमजोरी है। लेकिन इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई और ना ही मेरे आवेश ने मुझे कभी धोखा दिया। बेंगलोर में उस आदमी के मुंह से जो सुना वो सच है या नहीं उसे जानने का तरीका भी नहीं था मेरे पास। संध्या कहती सच जानने की ज़रूरत भी क्या थी, एग्रीमेंट ख़त्म होने तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यही प्रेम है तुम्हारा। यदि तुम्हारा मन इतनी छोटी बातों से हिल जाता है तो न तुम्हें प्रेम मांगने का और न प्रेम करने का अधिकार है। वासु को अपनी गलती और जल्दबाजी में किए फैसले पर पछतावा हो रहा था। वो संध्या से कहता अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। संध्या कहती अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। वह कहती आज 18 दिसंबर है और कल यानी 19 दिसंबर को तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है और तुम्हें आज ही गोवा के लिए निकल जाना चाहिए। वो वासु को गोवा का टिकट देती और कहती भगवान का शुक्र है कि ये होने से पहले ये हो गया। वासु कहता लेकिन अब तुम। इस पर संध्या कहती मैं वही रहूँगी, मेरी तन्हाइयाँ पहले की तरह ही मेरे साथ रहेगी, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर सच्चा प्यार जीत ही गया। वासु कहता है मैं तुम जैसी देवी को छोड़कर जाऊंगा तो क्या संध्या मुझे माफ़ करेगी। इस पर संध्या कहती है सपना को इस बारे में कुछ पता हो तब तो। दरअसल संध्या ने सपना को अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो कहती तुम्हारी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है, यदि आज सपना से नहीं मिल सके तो कभी नहीं मिल पाओगे। वासु कहता मैं जाने से पहले आपके भाई डैनी साहब से मिलना चाहता हूँ। इस पर संध्या कहती तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा और वासु वहाँ से चले जाता है। अब संध्या ने वापस अपना रूप श्रृंगार छोड़ दिया। ये बात उसके भाई डैनी को पता चलती है तो वह संध्या से कहता है वो चला गया और तुमने बताया तक नहीं। संध्या कहती अगर बता भी देती तो क्या तुम मेरी तकदीर बदल सकते थे। आज फिर से ये साबित हो गया कि मेरे भाग्य में सुहाग है ही नहीं। उस रात डैनी को बहुत गुस्सा आता। कई दिनों बाद उसकी बहन की खुशियाँ लौटी थी लेकिन वो भी बीच मझधार में ही छोड़कर चला गया। डैनी गोवा में उसके गुंडे दोस्तों को फ़ोन पर बताते हैं कि वासु उसकी बहन को धोखा देकर भाग गया। वो सुबह की फ़्लाइट से पणजी पहुंच रहा और किसी लड़की से मिलने वाला है। कुछ भी हो उसे मिलने नहीं देना है, हो सके तो उसकी जान ले लो, बचना नहीं चाहिए। सुबह होने पर संध्या को नौकर बताता है कि रात में डैनी साहब ने गोवा वाले राम सिंह को वासु का खून करने को कहा। सपना दौड़ते हुए डैनी के पास जाती और उसको सच्चाई बताती कि वासु ने इसे कोई धोखा नहीं दिया और राम सिंह के घर फ़ोन करती लेकिन वो तो वासु को मारने के लिए घर से निकल गया था। संध्या सपना के घर फ़ोन करती, हालांकि तब तक सपना भी वासु के इंतज़ार में वही समुद्र किनारे मंदिर पर चली जाती है और सपना की माँ फ़ोन रिसीव करती। संध्या उनके पड़ोसी यानी रामकृष्ण के घर के नंबर मांगती लेकिन वो देने से इनकार कर देती। संध्या बताती वासु पणजी के लिए रवाना हो गया लेकिन वहाँ उसकी जान को बहुत खतरा है, कुछ भी करके उसे ये बात बतानी होगी। सपना की माँ कहती ये बात तो मैं खुद जाकर बता दूंगी और फ़ोन रख देती लेकिन वो ऐसा करती नहीं। वो तो खुद चाहती थी कि वासु उसकी बेटी की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। वासु घर जाने के बाद सीधे सपना के घर जाता है और सपना की माँ से कहता आपने जो वक्त की हद बांध दी थी वो आज पूरी हो गई। लेकिन सपना वहाँ नहीं मिलती। वो उसके इंतज़ार में वहीं पहाड़ी के ऊपर समुद्र के किनारे खंडर के पास वाले मंदिर पर चली गई थी। लेकिन आज वही बुक स्टोर वाला लड़का सपना का पीछा करते हुए वहाँ चले आता है। वो तो हमेशा बदला लेने की फिराक में था और इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। इधर वासु भी उसी मंदिर के लिए घर से निकल जाता लेकिन उसके पीछे वो गुंडे पड़ जाते जो संध्या के भाई डैनी ने भेजे थे। इधर सपना के साथ वो लड़का बदतमीजी करने लगता। सपना खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती और उस खंडहर तक पहुंच जाती। इधर वासु भी उस मंदिर के पास पहुंच ही रहा था तभी डैनी के गुंडे आ जाते और वासु को मारने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाया था कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। अब सपना के पास उस लड़के से बचने का कोई रास्ता नहीं था और वो खंडर के दूसरे माले से कूद जाती जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उस लड़के की हवस फिर भी शांत नहीं हुई। वो उसके साथ बलात्कार करता और वहाँ से भागने लगता। उसकी बाइक की आवाज़ सुनकर वो गुंडे भी वासु को अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। जब होश आता है तो वासु उन बिखरे लेटर को इकट्ठे करता है जो सपना के लिए हर दिन लिखता था। आज सपना के चरणों में रख कर अपना वादा पूरा करने आया था। सपना को होश आता तो वो भी वासु को ढूंढते हुए जैसे तैसे खंडहर से बाहर आती और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे की हालत देखकर समझ ही नहीं पाते आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ।
सपना वासु से कहती है, आप जो अमानत मेरे पास छोड़ कर गए थे मैं उसे संभाल नहीं पाई। वो वासु से पूछती आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन वासु कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसे मौत के करीब देखकर वासु और सपना दोनों पहाड़ से कूद कर जान दे देते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। प्रेम की भाषा ही दूसरी है। इसमें जो हार जाता दुनिया उसे कहती जीत गया और जो जीत जाता उसे कहते हार गया। ये फिल्म 5 जून 1981 को रिलीज हुई थी, जो एक तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स के कारण डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब रिलीज हुई तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर सुपर हिट साबित हुई। कहा यह भी जाता है रिलीज होने के बाद कई प्रेमी जोड़ों ने फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में कोई चूक हुई तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में मुझे अवगत कराएं ताकि आने वाली वीडियो में उस भूल को सुधार सकूं। आज के लिए इतना ही सही। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।